अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माजरत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। कल कोरोना वायरस की वजह से 97 अमवात पाकिस्तान में रिपोर्ट हुई हैं। 96,000 से ज्यादा केसेज कोरोना वायरस के रिपोर्ट अभी तक हो चुके हैं। 2,000 के करीब टोटल डेथ्स जो हैं वो पाकिस्तान में अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। असद उमर साहब की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें एक मरतबा फिर दावा ये किया गया है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस इतना ज्यादा मोहलिक नहीं है जितना यूरोप में था। दूसरी तरफ जफर मिर्जा भी हमें ये दावा करते नजर आते हैं कि लॉकडाउन मसले का हल नहीं है, लेकिन हमारे सामने पूरी दुनिया की मिसालें मौजूद हैं कि पूरी दुनिया ने लॉकडाउन के जरिए इस वायरस को कर्टेल किया है, खत्म किया है। बहुत सारी मिसालें हैं, चीन की मिसाल है, यूएई की मिसाल है, सऊदी अरेबिया की है, बल्कि अब तो इटली और फ्रांस की भी मिसाल दी जा सकती है, स्पेन की भी मिसाल दी जा सकती है, जापान, जनूबी कोरिया, सिंगापुर की भी मिसाल दी जा सकती है कि उन्होंने लॉकडाउन के जरिए ही इस वायरस को कंट्रोल किया और अपने जो तिब्बी अमला था उसको रिलीफ देकर, उसको टाइम देकर इस वायरस पर काबू पाया है। दूसरी तरफ ये दावा भी हुकूमत की जानिब से सामने आ रहा है कि अब हम जो तिब्बी आलात हैं, तिब्बी सहूलियात हैं, तिब्बी सामान है, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आज भी जो N95 मास्क है पाकिस्तान में वो 150 या 200 रुपए का था वायरस से पहले, वो 1800 रुपए में दस्तियाब है और बहुत सारी जगहों पर आज भी वो नायाब है। इसी तरह से आज भी डॉक्टर्स की जानिब से मुसलसल ये कंप्लेंट्स आ रही हैं कि उनके पास जो पीपीईज हैं या दीगर सामान है वो मयारी नहीं, वो इंतहाई गैर मयारी है, जिसकी वजह से इन्फेक्टिविटी बढ़ रही है। हमने कल भी इस पर बात की थी। दूसरी जानिब मुराद अली शाह साहब ने कल सिंध असेंबली में एक अहम स्पीच की जिसमें यह इंकशाफ किया कि जब उन्होंने इमरान खान साहब के साथ बात की कि कोरोना वायरस को कर्टेल करने की जरूरत है तो उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी की बात की। हर्ड इम्यूनिटी बहुत सारे माहिरीन के नजदीक एक खुदकुशी है, इस पर भी प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उन्होंने भी विफाक को मुद्दे इल्जाम ठहराया है कि आज जो कोरोना वायरस की वजह से जो सूरत हाल है मुल्क में, उसकी वाहिद वजह विफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसी है, बल्कि सिंध की कोशिशों को विफाकी हुकूमत ने कटल की और बार बार तनकीद का निशाना बनाया, जिसकी वजह से सिंध की जो कोशिशें थी इस वायरस को कर्टेल करने के लिए वो सफर हुई हैं, उसको बहुत बड़ा धचका लगा है। इस पर भी बात करेंगे। और 286 वेंटिलेटर्स एनडीएमए कह रहा है कि अभी तक मुहैया किए गए हैं, लेकिन असद उमर साहब का दावा यह है कि उन्होंने पहले की निस्बत 2 गुना ज्यादा जो वेंटिलेटर्स हैं वो मुहैया किए हैं, लेकिन एनडीएमए उनकी बात की तरदीद कर रहा है। आगे चल के हम ये भी बात करेंगे कि हुकूमत की जानिब से ये फैसला सामने आया है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत चलाया जाए, लेकिन हमें ये पॉलिसी वाजे इसलिए नहीं लग रही है कि ये नहीं बताया गया है कि अगर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत इसको चलाना है तो मुलाजमीन को निकालने का क्या जवाब है। तमाम सुप्रीम कोर्ट में जो स्टील मिल्स की इंतजामिया उसकी जानिब से एक रिपोर्ट भी जमा करवाई गई है जिसके मुताबिक कोई 7,884 मुलाजमीन को निकाला जाएगा। 1,000 के करीब मुलाजमीन की गुंजाइश मौजूद है जो काम कर सकेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे कि चीनी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 63 रुपए फी किलो होनी चाहिए थी पूरे मुल्क में, लेकिन चीनी आज भी 90 रुपए फी किलो बिक रही है। इसकी क्या वजह है? आटा भी महंगा हो गया हुआ है। हुकूमत क्यों किसी चीज को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो पा रही? पेट्रोल सस्ता होता है तो वो नायाब हो जाता है। चीनी की बात की जाए तो चीनी महंगे दामों बिक रही है, जबकि कमीशन कह रहा है कि 27 रुपए 28 रुपए प्रॉफिट कमाया जा रहा है 1 किलो चीनी के पीछे। और इसी तरह से आटा भी दस्तयाब नहीं है। आटे के जो कार्टल्स हैं वो भी हुकूमत के काबू नहीं आ रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ डॉक्टर जवाद अस्कर राना होंगे, उनसे बात करेंगे कि लॉकडाउन के जरिए क्या अभी हालात को, कोरोना वायरस के हालात को कंट्रोल किया जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर वही पुराना बयानिया कोरोना वायरस के हवाले से सामने आ रहा है कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में इतना ज्यादा मोहलिक नहीं है और हुकूमत बार बार रट लगाए जा रही है कि कोरोना वायरस का इलाज लॉकडाउन नहीं है। पूरी दुनिया में लॉकडाउन खत्म किया जा रहा है, लॉकडाउन को ओपन किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी कोई जवाब नहीं है कि लॉकडाउन किया जाए। इस पर हमारे साथ माहिर वबाई इमराज डॉक्टर जवाद अस्कर राना साहब हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। राना जवाद साहब, ये फरमाइएगा कि लॉकडाउन मसले का हल नहीं है आपके ख्याल में? हुकूमत बार बार ये कह रही है कि पाकिस्तान में ये वबा इतनी मोहलिक नहीं है जितनी यूरोप में थी। बहुत शुक्रिया शाह साहब अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखिए, जिन जिन घरों में के लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं
उनके लिए ये तो बहुत मोहलक बीमारी है। हमारे नौजवान डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ की जान इस बीमारी के हाथों गई है। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि ये बीमारी मोहलक नहीं है। शरह अमवात का जिक्र शायद वो कर रहे हो और कि जी पाकिस्तान में कम है निस्बतन दूसरे ममालिक में, तो उसकी कोई इसमें बीमारी का कमजोर होना या बीमारी के वायरस का कमजोर होना की बात नहीं है। वो एज ग्रुप जिसमें बहुत ज्यादा ये बीमारी हलाकतें करती है, वो हमारे पाकिस्तान के अंदर कम है। तो इस वजह से तादाद की लिहाज से तो आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि हमारे पास वो एज ग्रुप ही नहीं है, लेकिन हमने नौजवान डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टूडेंट्स को इससे वफात पाते देखा है। तो मेरे नजदीक ये बीमारी काफी मोहलक है और हमें इससे एहतियात करनी चाहिए। जो लॉकडाउन का इशू है, ये दोनों तरफ ये एक पॉलिटिकल बन गया हुआ है। जो लॉकडाउन के हक में है वो कहते हैं मुकम्मल लॉकडाउन, जो नहीं है वो कहते हैं बिल्कुल नहीं है। पब्लिक हेल्थ में बहुत सारी चीजें आप अल्टरनेटिव होती हैं, आप सॉल्यूशंस पे आते हैं, आप हल ढूंढते हैं मसाइल का। आप ये देखते हैं, एक अगर आप कह रहे हैं कि ये हमारे दुकानदार इस पाबंदियों को नहीं मानते, तो उनके साथ बैठ के वो एसओपीज तैयार बिल्कुल कीजिए। सही। हमारे मुल्क देखिए में डॉक्टर जवाद साहब, अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं, आपने कंपैरेटिव स्टडी की है, मैंने भी कोई थोड़ी बहुत रिसर्च की होगी, ये चीन कैसे कामयाब हुआ है, ये फ्रांस ने कैसे काबू पा लिया। फ्रांस के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कल ये दावा किया है कि हमने वबा पर काबू पा लिया है। इटली ने काबू पा लिया हुआ है। बाकी बहुत सारे ममालिक आपके पास है गल्फ जिन्होंने इस बीमारी पर काबू पा लिया। सऊदी अरेबिया और आपके नंबर सेम है, उनके भी इतने ही है 92-93,000, और लेकिन वहां पे जो अमवात है वो 700 से कम है। आपके पास अमवात 2000 है, और ये भी कि आप तो छुपा भी रहे हैं। जी, ये कुछ ममालिक के नंबरों पे तो हम भरोसा नहीं कर सकते। और एक्चुअली इस वक्त किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क के नंबरों का भरोसा नहीं है, क्योंकि सिस्टम्स नहीं है ये इतने ज्यादा। तो ये जितने भी हमें नंबर मिलते हैं ये अंडर एस्टिमेशन है इस वक्त, ये ग्लोबल एक किस्म का फिनोमिना है। जो हमारे, आप छोड़िए उन ममालिक की मिसाल, हमारे दो मुल्क हैं हमारे जैसे ही, एक टर्की है, एक ईरान है। तो टर्की ने इस पे बहुत अच्छा काबू पा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उधर नई केसेस हो रहे, लेकिन उन्होंने ट्रेजेक्टरी को नीचे ले आए हुए हैं काफी हद तक। लेकिन ईरान ने, जिसने पहले इस पे काबू पा लिया था और बहुत नीचे केसेस ले आया था, और वहां पे जब बिल्कुल नरमी कर दी गई मेरे हाथ से ईद से पहले और रमजान के आखिर में, तो उधर फिर आपको दोबारा उसी तरह की स्पाइक मिल रही है। कम होने के, मतलब स्पाइक, पहली स्पाइक के बाद अब दूसरी स्पाइक उसी लेवल पे तकरीबन पहुंच गई है जिसपे वो पहले थी। तो ये जो भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग कहें, उसे लॉकडाउन कहें, तो हमें कुछ अरसे तक कुछ पाबंदियों के साथ जीना होगा। हम बिला किसी पाबंदी के, बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के नहीं बिजनेस एज यूजुअल कर सकते। तो ये बड़ा जरूरी है कि तो हुकूमत की, हम डॉक्टर साहब ये बताइए, ये पॉलिसी हर्ड इम्यूनिटी की कैसी है, इससे कितना नुकसान हो सकता है, इससे तो लाखों बात हो सकती हैं। नहीं, हर्ड इम्यूनिटी के बारे में तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है। ये तो एक वो है जो खुदकुशी की अगर आपने कोशिश करनी है तो आप हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चले जाएं, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी को होते होते जितना टाइम लगता है, और हमारे मुल्क की आबादी माशाल्लाह देखिए, तो इसके अंदर आप 2% छोड़ के 1% भी शरह मौत कर लें तो हम पता नहीं कहां पे पहुंच जाएंगे। तो मेरा ख्याल से ये एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं है। जिसने भी ये मशवरा दिया है उसने गलत दिया है और बड़ा खतरनाक मशवरा है, और इसको दुनिया का भी कोई मुल्क फॉलो नहीं कर रहा। एक मुल्क ने फॉलो किया था, स्वीडन ने, जो छोटा मुल्क था, लेकिन जब उनको दूसरी स्पाइक मिली, उनके अंदर अमवात बढ़ी, तो उन्होंने भी कहा है कि शायद ये पॉलिसी सही नहीं थी, जी, हमें इसको बेहतर तरीके से करना अब चाहिए वो था। रिवाइज कर तो रहे हैं। दुनिया पूरे में कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि किसी और मुल्क ने अब मुझे ये हर्ड बताइए इम्यूनिटी की कि तरफ चूंकि गया हो। ये बीमारी फैल गई हुई है बहुत ज्यादा, आप मुझे ये बताइए कि ये वाइड स्प्रेड अभी भी कंट्रोल हो सकता है? लॉकडाउन अगर 4 हफ्तों का, 6 हफ्तों का बड़ा सख्त हो अगर लॉकडाउन, तो इस बीमारी को काबू किया जा सकता है, या एटलीस्ट हमारा जो हेल्थ वर्कर है उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकेगा? जी हाँ, लॉकडाउन का बेसिकली मकसद, या रिस्ट्रिक्शंस कह लीजिए उसको, एसओपीज, क्योंकि ये पॉलिटिकल वर्ड्स बन गए हुए हैं। आप रिस्ट्रिक्शंस कह लीजिए, एसओपीज कह लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग कह लीजिए, इनका फायदा ये होता है कि आपको कुछ टाइम मिलता है। लेकिन अगर उस टाइम के अंदर आपने कुछ ना किया तो वो टाइम लेने का फायदा नहीं है। तो इस बीमारी बेशक जितनी मर्जी फैल गई हुई है,
अगर हम अपनी टेस्टिंग बढ़ाते जाएं, और ये मैंने एक्सप्लेन किया था एक प्रोग्राम के अंदर कि लोग डरते हैं कि ये जिस तरह आजकल हमने थोड़ी सी टेस्टिंग बढ़ाई है तो हमारे केसेस 4-4, 5-5 हजार आना शुरू हो गए हैं, लेकिन आपको इसको दूसरी तरफ से सोचिए कि हर रोजाना 5,000 ऐसे लोग जो बीमारी फैला रहे थे कम्युनिटी के अंदर, उनको पता लग गया है कि वो पॉजिटिव हैं और वो घरों में बैठ गए हैं। तो डेली आपके 5,000 सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आपकी सोसाइटी में से निकल रहे हैं। इसको मजीद बढ़ाइए, एक दफा केसेस आपके बढ़ेंगे, लेकिन ये सारे लोग फिर वहां से, जिसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन पूल, उसमें से निकल जाएंगे और जितनी मर्जी ये फैली हुई बीमारी हो, इसमें कमी आ सकती है। खाली लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग में सिर्फ टाइम मिलता है, लेकिन उसके साथ आपकी ट्रेस और टेस्टिंग और क्वारंटीन की जो पॉलिसी है, असल चीज वो आपको बचाएगी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। लॉकडाउन आपको सिर्फ टाइम, लेकिन हमने डॉक्टर साहब दुनिया भर में एक चीज देखी है कि अगर तिब्बी सहूलियात वहां पर अच्छी थी, तिब्बी अमला फ्रेश था और अगर वो मरीज को अटेंड कर सकता था, तो हमने देखा है कि बहुत ज्यादा बीमार लोग और बहुत एजड लोग भी बचे हैं। 100 साल से ऊपर लोग भी बच गए, उनको अगर प्रॉपर मेडिकेशन मिली है, प्रॉपर मेडिकेटेड अटेंशन मिली है। आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब चूंकि ये बहुत ज्यादा फैल गया हुआ है, तो इसकी डिफरेंट अलामात सामने आ रही हैं। अभी भी जो कॉमन जो सिम्टम्स हैं वो क्या हो सकती हैं? कब एक आम आदमी को डॉक्टर के साथ रजू करना चाहिए या अपना टेस्ट करवाना चाहिए? जी, आपकी बात सही है, क्योंकि ये वायरस ने एक्चुअली तमाम साइंसदानों को परेशान किया हुआ है, बशमूल हमारे, क्योंकि हर रोज इसकी कोई नई जोहत सामने आ जाती है। आज हमें एक जो स्टडी आई है उससे पता लग रहा है कि 30 से लेके 45% तक इसकी जो ट्रांसमिशन है या इसके केसेस की जिम्मेदारी उन लोगों के थ्रू है जिनके अंदर खुद अपने अलामात नहीं है, जिसे हम एसिम्टोमेटिक कहते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी ऐसी बीमारी को कंट्रोल करना। अलामात इसकी मेन अभी तक वो है, लेकिन उसके साथ आपने बिल्कुल सही कहा है, रोजाना कोई ना कोई नई अलामात का भी हमें पता लग रहा है। लेकिन जो मेन है वो फ्लू की फीलिंग है, गले में रेशा है, बुखार है, आपकी जो सबसे बड़ी आजकल इसकी गिनी जा रही है सिम्टम, वो सारों में नहीं होती, चंद एक में होती है, जिसमें स्मेल करने की आपकी जो अहलियत है वो कम हो जाती है। तो ये मोटी मोटी हैं। और उसके बाद अगर आप टेस्ट करवा सकते हैं करवाइए, नहीं तो आइसोलेट कर लीजिए। अगर आप लाहौर में हैं, ऐसे शहरों में हैं जहां पे ये बहुत फैला हुआ है, तो अगर आपको ये अलामत होती हैं और आप बाहर निकलते हैं घर टेस्ट से, भी तो कहीं पर नेगेटिव आ रहा है और कहीं पर पॉजिटिव आ रहा है, इसका क्या हल है? एक तो यह है कि हमारी लैब के सिस्टम्स ठीक होने चाहिए। अगर एक ही दिन या आगे पीछे टेस्ट हो रहे हैं तो उनको एक जैसा आना चाहिए, लेकिन टेस्टों के अंदर भी कुछ हद तक फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव हर डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर ये होते हैं। लेकिन अगर हम अपने लेबोरेटरी के प्रोसीजर्स, सैंपल लेने के प्रोसीजर्स हमारे लेबोरेटरीज के बेहतर हों और उसको कोई देख रहा हो, तो फिर हमें ये मसला उतना बड़ा नहीं होगा। बिल्कुल सही। डॉक्टर जवाद असगर राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। अगले सेगमेंट में हम पाकिस्तान स्टील मिल्स के प्राइवेटाइजेशन की जो बात हो रही है उस पर बात करेंगे। डॉक्टर फरूख सलीम और शमशाद कुरैशी, चेयरमैन पब्लिक वर्कर्स एसोसिएशन पाकिस्तान स्टील मिल्स, हमारे साथ होंगे। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से यह फैसला किया गया है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स के जो 9,350 मुलाजमीन हैं उनको फारिग कर दिया जाएगा। ताहम जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब हुकूमत की जानिब से जमा करवाया गया है और स्टील मिल्स इंतजामिया की जानिब से जवाब जमा करवाया गया है, उसके मुताबिक उनका यह कहना है कि 8,884 मुलाजमीन में से 7,884 मुलाजमीन को फारिग कर दिया जाएगा और 1,000 मुलाजमीन को रखा जाएगा। इस तमाम सूरत हाल को लेकर डिफरेंट जो चेमेगोइयां शुरू हो गई हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पीटीआई के अंदर के लोग हैं जो इस बहुत बड़े कौमी एसेट को हड़प करना चाहते हैं, और दूसरी चेमेगोइयां ये भी हो रही हैं कि पीटीआई के बहुत बड़े दावे थे हुकूमत में आने से पहले कि हम रिवाइव कर देंगे सारी चीजों को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, नई इंतजामिया लेकर आएंगे और उसके बाद पाकिस्तान स्टील मिल समेत जितनी भी पब्लिक स्टेट इंटरप्राइजेज हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसी कोई भी एफर्ट हमें होती नजर नहीं आई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और असद उमर साहब के बयानात टीवी पर, मीडिया पर आप मुसलसल देख रहे हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि निजकारी का अमल होना चाहिए, चूंकि पब्लिक स्टेट इंटरप्राइजेज बहुत सारा पैसा जो अवामी मफाद में इस्तेमाल हो सकता है
हर साल खा जाता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। इस अहम टॉपिक पे मेरे साथ डॉक्टर फारूक सलीम साहब होंगे और शमशाद कुरैशी साहब हैं, चेयरमैन पीपल्स वर्कर्स यूनियन पाकिस्तान स्टील मिल्स के, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर फारूक सलीम साहब से शुरू करना चाहूंगा। डॉक्टर फारूक साहब, आपके ख्याल में ये निजकारी जो की जा रही है हुकूमत की जानिब से, ये दुरुस्त अमल है? कोई पॉलिसी वाजे नजर आती है? हुकूमत का कहना यह है कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत हम इसको आगे बढ़ाएंगे और 1000 मुलाजमीन के साथ चलाएंगे, लेकिन अगर ऐसी बात है तो बाकी मुलाजमीन को क्यों फारिग किया जा रहा है? कोई प्रोसेस तो इन्होंने फॉलो नहीं किया है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो मेरे ज़हन में उठता है वो ये है कि पीटीआई की हुकूमत की जो फैसला साजी का अमल है उसके पीछे कोई सोच विचार होती है, कोई सोचा समझा मंसूबा होता है या नी जर्क रिएक्शन है। मैं अभी इलेक्शन मैनिफेस्टो, जो इलेक्शन का मंशूर था पीटीआई का, वो खोल के देख रहा था। आप अगर सफा नंबर 30 खोल लें उस मंशूर का, तो वहां पे 3 कंपनीज का स्पेसिफिकली नाम दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान स्टील है, पाकिस्तान रेलवेज है और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है। और मंशूर में ये वादा किया गया था कि इन तीनों कंपनीज को रिवाइव कर लिया जाएगा, मैनेजमेंट इनकी बदली जाएगी और इनको चलाया जाएगा। और फिर वजीर आजम, जो उस वक्त वजीर आजम नहीं थे, इमरान खान साहब ने कहा कि इसको पाकिस्तान स्टील को मुनाफा बख्श कर दिया जाएगा। उसके बाद पीटीआई इलेक्शन जीत गई, हुकूमत में आ गई और अक्टूबर की, मुझे याद है अक्टूबर 2018 में कहा गया था कि 45 दिन का वक्त चाहिए, एक मंसूबा तैयार कर लिया जाएगा। ये रज़ाक दाऊद साहब को जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने कहा था कि मैं मंसूबा तैयार कर लूंगा। फिर ईसीसी का एक बयान आया कि 60 दिन हमें दे दिए जाएं, एक मंसूबा तैयार कर लिया जाएगा। फिर 2019 में हमें बताया गया कि मंसूबा तैयार कर लिया गया है और रिवाइव कर दिया जाएगा पाकिस्तान स्टील मिल को। अब अचानक से 2020 में यह बताया गया है कि 9300 मुलाजमीन को या 8000 जो भी आप कह रहे हैं उनको फारिग कर दिया जाएगा। तो जो बात इलेक्शन से पहले हो रही थी, जो बात अक्टूबर में हो रही थी, जो बात नवंबर में हो रही थी और अब जो बात हो रही है, ये एक नहीं है। इनमें कोई सिमिलैरिटी नजर नहीं आती। अचानक जो है वो फैसला जो है वो बदल दिया जाता है। अब ये ज़हन में जरूर रखिए कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इंतहाई मुनाफा बख्श था। अब सन 2000 से सन 2007 तक जो मुशर्रफ साहब का पीरियड है, मैंने एक एक साल चेक किया है, कोई एक साल भी ऐसा नहीं है जिसमें पाकिस्तान स्टील ने मुनाफा ना दिखाया हो। और जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहते हैं उन 7 सालों का, वो 20 अरब रुपए का मुनाफा था। हुकूमत को डिविडेंड्स दिए जा रहे थे। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, वो जो 5 साल जरदारी साहब की हुकूमत के गुजरे, कोई एक साल भी ऐसा नहीं है जिसमें पाकिस्तान स्टील ने नुकसान ना किया हो। उसके बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, उसमें कोई एक साल भी 5 सालों में ऐसा नहीं है जिसमें पाकिस्तान स्टील ने नुकसान ना किया हो। तो अब जो पिछले 22 महीने से पीटीआई की हुकूमत, वजीर आजम इमरान खान साहब की हुकूमत चल रही है, ये 22 महीनों में भी तकरीबन 55 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है जी। अगर आपने ये फैसला करना था कि आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी है, आपने हजारों लोगों को निकालना है। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, वो हुकूमत तो कह रही है 55 अरब रुपए हमने दिए 2015 के बाद से, वो ये नहीं कह रहे हैं कि 55 अरब रुपए 22 महीनों में नुकसान किया गया है। आप हिसाब लगा लें कि पाकिस्तान स्टील का तकरीबन रोजाना का नुकसान 7 करोड़ रुपए का है जी। इसको आप 22 महीनों से ज़रब दे लें, वो 50 से 55 अरब रुपया बन जाएगा। बिल्कुल सही है, ये तो बहुत सिंपल सा मैथ है। बिल्कुल सही है। चले डॉक्टर फारूक साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। शमशाद कुरैशी साहब हमारे साथ है। शमशाद कुरैशी साहब, ये फरमाइएगा कि आपको गोल्डन हैंडशेक अगर मिल जाता है, हर आदमी को अच्छी खासी अमाउंट मिल जाएगी, वो अपना कोई और भी कारोबार कर सकता है या कहीं और जॉब भी कर सकता है, तो इसमें मुजायका क्या है कि अगर इसको निजकारी कर दी जाए और इसको जो है प्राइवेट ऑनरशिप में दे दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब को भी सलाम अर्ज करूंगा, और डॉक्टर साहब ने जो बात की है इसमें थोड़ा सा ये है कि ये पीटीआई की हुकूमत में आने के बाद 55 नहीं बल्कि 76 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है, और 7 करोड़ नहीं बल्कि 12 करोड़ रुपए डेली हो चुका है इसका नुकसान।
तो आप और वो शमशाद कुरैशी 24 साहब घंटे ये बताएं कि वर्कर्स गोल्डन हैंडशेक लेना चाहते हैं या नहीं? 23 लाख से 80 लाख रुपए तक मिलेंगे फी वर्कर को, तो ये अच्छी खासी अमाउंट है बजाय 5 साल से घर बैठे हुए वर्कर्स। 23 लाख से 80 लाख रुपए तक मिलेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा फ्रेम है। क्योंकि पाकिस्तान स्टील में देखें, अप्रैल 2013 से वो लोग जो अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी मेहनत इस इदारे को देकर गए हैं, जिसकी बुनियाद पर ये जो है बिलियंस ऑफ रुपीज जो है गवर्नमेंट को मिले हैं टैक्स की सूरत में, जब वो रिटायर होके गए हैं तो अप्रैल 2013 से लेकर आज तक उनके ड्यूज उनको नहीं मिले। बिल्कुल सही है। मैं शमशाद कुरैशी साहब उनमें दोबारा आता हूँ। उनमें डॉक्टर फरूख सलीम 800 साहब ये फरमाइएगा कि 18,607 एकड़ जमीन है इस पाकिस्तान स्टील मिल्स की, जिसपे हमने देखा है कि माजी में भी काफी ज्यादा नजरें गड़ी रही हैं इस सारी जमीन पर, चूंकि ये बड़ा लुक्रेटिव पैच ऑफ लैंड है। आप समझते हैं कि ये असल में कोई लैंड ग्रैबिंग की भी एक तरह से एफर्ट हो सकती है, ये निजकारी सारी? देखिए, अब आपने पते की बात करनी शुरू की है। स्टील मिल का स्टील से इस वक्त कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो 18,660 एकड़ का आपने जिक्र किया, ये 3 से 4 करोड़ रुपए का जो मुझे बताया गया है, वहां पे 3 से 4 करोड़ रुपए का रेट, मार्केट का रेट चल रहा है, जिसके हवाले से ये असासा जो है, हुकूमती असासा, ये तकरीबन 500 अरब से जायद का असासा बन जाता है। अब खेल सारा यही हो रहा है कि ये 500 अरब रुपए की जो जमीन है, इसके ऊपर किसकी नजर हो, इसको जो हुकूमती तिजोरी में ये पड़ा है असासा, इसको किस तरह मुंतकिल किया जाए प्राइवेट हैंड्स के अंदर। तो असल गेम यही चल रही है। इसके साथ साथ आप देखिए कि बहुत से लोगों का बहुत फायदा हो जाता है अगर पाकिस्तान स्टील मिल बंद रहती है, उनके साथ कंपटीशन नहीं आता। बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर में जो स्टील मिलें चल रही हैं, अगर आप पाकिस्तान स्टील मिल को भी रिवाइव कर देंगे तो उनके मुनाफा, उनकी मुनाफाखोरी, उनका मुनाफा जो है वो बड़ा तेजी से नीचे चला जाएगा। आप उन फिर एक लोगों के हुकूमत नाम लेना पसंद करेंगे कि किन लोगों को फायदा इस स्टील मिल के बंद होने से हो रहा है या हो सकता है? ये आपको, आप अगर गूगल सर्च कर लें, आप पाकिस्तान की जो 5 या 6 बड़ी बड़ी स्टील मिलें हैं उनका नाम देख लें, उनके पीछे जो अशखास हैं उनको ढूंढ लें। तो हमाद अजहर इनका साहब की है स्टील मिल, वो बड़े प्रॉफिट में जा रही है। स्टील की पूरे मुल्क में डिमांड बढ़ी है पिछले 8-10 सालों में, लेकिन बदकिस्मती देखी है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स बंद पड़ी हुई है। अगर इस जैसी 5 और भी स्टील मिल्स लग जाएं तो उनकी भी डिमांड पूरी करने, उनके लिए डिमांड पूरी करना भी मुश्किल हो जाएगा। हमाद अजहर साहब हैं, आरिफ हबीब साहब हैं, कुछ और नाम आप भी बता दीजिए। देखिए, क्रेसेंट स्टील है, इंटरनेशनल स्टील है, अमरेली स्टील है और बाकी, और फिर एक टैरिफ रैशनलाइजेशन नहीं हो रही। देखिए, पाकिस्तान स्टील मिल अगर चलती है तो जो हम स्टील अभी इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। पिछले कुछ सालों का स्टील अगर आप जमा कर लें तो कोई 11 से 12 अरब डॉलर की अमाउंट बन जाती है, जो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अगर हम अपना स्टील खुद से बना लें। और फिर वो टैरिफ रैशनलाइजेशन का मामला बड़े अरसे से पड़ा है और उसकी मद में बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की एंटिटीज जो हैं, जिनको हमारे वजीर आजम साहब कभी कार्टेल का नाम देते हैं या कभी माफिया भी कहला देते हैं, उनको बेतहाशा उनकी तिजोरियां भर रही हैं इस टैरिफ के जोर के ऊपर। शमशाद कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फरूख सलीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे और ये जानेंगे कि मुल्क में अभी भी चीनी जो है वो 80 से 90 रुपए फी किलो बिक रही है और आटा जो है वो 60 रुपए से 100 रुपए फी 20 किलो महंगा हो गया हुआ है। और कुछ इलाके मुल्क के ऐसे भी हैं जहां पे आटे की शॉर्टेज हो चुकी हुई है। KPK और सिंध के कुछ इलाकों में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां पर आटा दस्तयाब नहीं है। इस पर बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ऐसा लग रहा है हुकूमत की किसी किस्म की रिट मौजूद नहीं है। चीनी माफिया की जानिब से ये थ्रेट किया गया था कमीशन को कि अगर कमीशन ने अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाई तो मुस्तकबिल में चीनी की कीमतें मजीद भी बढ़ सकती हैं। और ये बात अब सच नजर आ रही है, चूंकि गुज़श्ता रोज 5 रुपए चीनी की कीमत और भी बढ़ चुकी है। अब कुछ इलाकों में चीनी 90 रुपए और 90 रुपए से भी जायद में फरोख्त की जा रही है और इसी तरह से आटे की कीमतें भी बढ़ गई हैं। सवाल ये पैदा होता है कि कवानीन ऐसे मौजूद हैं या नहीं।
नहीं है जो इन तमाम कार्टल्स को किसी किस्म के कानून के दायरे में लाकर कीमतों को कम करवा सके। अल्टीमेटली अवाम ही इसका नतीजा भोग रही है। जब कमीशन की रिपोर्ट 2 हफ्ते पहले आई तो ये कहा जा रहा था कि अब शायद हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं और आवाम तक इसका रिलीफ पहुंच सकता है, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। हमारे साथ माहिर अजनास शमसुल इस्लाम साहब हैं। शमसुल इस्लाम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये फरमाइएगा कि चीनी की कीमत जो है वो बढ़े जा रही है, 90 रुपए फी किलो बिक रही है। सब्सिडी भी आवाम को जो दी गई थी यूटिलिटी स्टोर्स पर और दीगर मदों में, वो भी डायरेक्टली इन्हीं लोगों के पास जा रही है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आपके पास जो है शुगर मिलर्स के पास एक टोटल मोनोपोली बनी हुई है कि आप इससे पहले इंपोर्ट्स का अगर स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ पे बहुत ज्यादा ड्यूटीज लगी हुई थी, फिर एडिशनल ड्यूटी लगाई, सेल्स टैक्स था, वो सारी चीजें ऐसी थी कि आपकी इंपोर्ट नहीं हो सकती थी। और उसके नतीजे में एक जब मोनोपोली होती है किसी सेक्टर की भी तो फिर वो अपनी प्राइस अपनी मर्जी से बढ़ाते रहते हैं। और आपने देखा कि मार्केट में प्राइसेस बढ़ी और फरवरी 2020 में जो आपका एक क्राइसिस की शक्ल नजर आई थी कि 90 रुपए और 95 रुपए तक चली गई थी, जबकि एक्स मिल उस वक्त जो है 77-78 का रेट था। तो अभी भी तकरीबन वही पोजीशन बन गई है, कोई 7-1 रुपए का रेट कम हुआ था उस क्राइसिस के बाद जब एक्शन स्टार्ट हुआ। और जितने जो सट्टेबाज थे उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को अरेस्ट किया था बाबरी मंडी में, जहाँ सट्टा बाबर सेंटर में होता है बहुत बड़ा, वहां पर क्रैकडाउन हुआ। वहाँ के जो स्पेकुलेशन करते हैं सट्टेबाज जो होते हैं उनको अरेस्ट किया गया। तो उसके रिजल्ट में ये हुआ कि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ कमोडिटीज मार्केट में सट्टा होता था वो सट्टा बंद हो गया और तकरीबन जो है नॉर्मल सिचुएशन हो गई और प्राइसेस जो है नीचे आना शुरू हो गई। अब फिर आप देखेंगे जी कि आप क्योंकि रमजान गुजर चुका है और होल्डर्स जो है आप फिर उसके ऊपर आगे आ रहे हैं क्योंकि आपके सामने इंपोर्ट जो है वो अभी तक वर्केबल ही नहीं हुई पाकिस्तान में। तो उसकी वजह यह है कि आपका जो रुपी जो है वो स्टेबल पोजीशन पे नहीं है। और हमारे यहाँ एक और चीज स्टेट बैंक ने ये करी हुई है कि आपका जो है फॉरवर्ड बाइंग जो है वो एक्सपोर्टर से डॉलर तो ले लेते हैं लेकिन जो इंपोर्टर्स हैं उनको फॉरवर्ड बाइंग नहीं देते, उनका रिस्क जो है वो कवर नहीं होता, जिसकी वजह से इंपोर्टर्स जो है रिलक्टेंट है इंपोर्ट करने से। और आज जो इंटरनेशनल मार्केट बढ़ती जा रही है और तकरीबन 392-393 के लेवल पे इंटरनेशनल मार्केट चली गई है जिसमें प्रीमियम भी ऐड होता है। तो मिलर्स को ये सब पता है, वो सब अपडेटेड है मार्केट से, तो उसी वजह से वो प्राइसेस को बढ़ाते हैं। और क्योंकि अभी आपको पता है कि मुल्क में गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है और हमारे यहाँ जो है बेवरेजेस का इस्तेमाल ज्यादा होता है क्योंकि शुगर पाकिस्तान में जो है डोमेस्टिक कंज्यूमर जो घरों में और हम और आप इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ 28% है यूज करते हैं उस शुगर की प्रोडक्शन का, जबकि 72% हमारे यहाँ शुगर जो है वो कन्फेक्शनरी सेक्टर में, इंडस्ट्री में, आपकी बेवरेजेस इंडस्ट्री में, आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज होती है। तो वो डिमांड जो है अब आपके पास क्योंकि गर्मी की वजह से जो है बेवरेजेस की भी डिमांड बढ़ रही है, जूसेस भी यूज होते हैं, तो आपकी कीमतें बढ़ना शुरू हो गई है मार्केट में। और आपने देखा कि जी जब आपका जो ये सारा ऑर्डिनेंस भी बनाया गया था प्रॉफिटेरिंग का और होल्डिंग का, तो उसमें वो सिर्फ वफाक की हद तक महदूद रहा और सूबों के पंजाब ने उसको रेप्लिकेट किया लेकिन सिंध में शमसुल हवाले से क्या मौजूद है ये माफिया इतना ताकतवर है कि उसको कंटेन और कर्टेल नहीं किया जा सकता? देखिए जी ये विल के ऊपर डिपेंड करता है हमारे रेगुलेटर्स की। लॉ मौजूद था पहले भी और उसके बाद जब ये ऑर्डिनेंस रिलीज आया है आपका प्रॉफिटेरिंग और होल्डिंग का तो इससे और ज्यादा उनको स्ट्रेंथ मिल गई, उनके हाथ में पावर और ज्यादा आ गई। अब वो क्रैकडाउन करके आप मिलियंस में जाके फाइन भी कर सकते हैं, लेकिन अब अफसोस ये हुआ है कि रेगुलेटर्स ने उस चीज के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनकी नीयत अच्छी है, वो लोगों के लिए उनको तकलीफ का एहसास है, वो हर कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें सब्सिडी भी आपने देखा कि यूटिलिटी स्टोर पे पहले 10 अरब की सब्सिडी दी, उसके बाद उसको 50 अरब की सब्सिडी करके इसीलिए किया कि आम आदमी को रिलीफ मिले। अब उसका रिलीफ पहुंचाने के लिए वो खुद तो मार्केट में ऑन ग्राउंड नहीं आ सकते। तो लेकिन आप देखिए कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन भी जो चीनी खरीद रही है वो 80 से 82 रुपए फी किलो खरीद रही है और जो सब्सिडी हुकूमत ने अवाम के लिए दी है वो भी बहुत ज्यादा ओवर टेंडरिंग करके उनको दी जा रही है। जो शुगर मिल मालकान है उन्हीं को दी जा रही है। अब हमने पहले माजी में कभी इतने टेंडर्स नहीं देखे हैं जितने टेंडर्स अभी देखने में आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें आपका जो है ना एक तो हमारे यूटिलिटी स्टोर की ये नाअहली है
कि उन्होंने इसने बड़े एक मेगा सीरीज टेंडर्स की इशू की और वो तकरीबन अगर आप देखें 2 साल के अंदर कोई अबाउट 1 मिलियन टन की उन्होंने शुगर के टेंडर इशू किए। हर टेंडर कोई 20,000 टन, कोई 25,000 टन, कोई 50,000 टन, कोई 1,10,000 टन, 2 लाख टन का लास्ट जो है 28 अप्रैल को आया। उसमें चीनी अगर आप देखें तो वो कहीं 1-2 टेंडर जिसकी डिटेल्स आई थी कि सिर्फ 20,000 टन उन्होंने एक 17 मार्च को जो टेंडर आया उसमें ली, और एक और वो जहांगीर तरीन ने दी थी, वो 1 अप्रैल को जो जहांगीर तरीन का टेंडर था वो उन्होंने 20,000 दी। तो इसमें 2 की क्वांटिटी सामने आई, जबकि बाकी इन्होंने यूटिलिटी स्टोर ने पब्लिक नहीं की डिटेल्स कि उन्होंने कितनी टेंडर्स में चीनी परचेज की है। तो इस तरह से एक मार्केट में हाई डिमांड की क्रिएट की गई। शम्सुल इस्लाम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे फिर दोबारा भी निशिस्त करेंगे। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।